वाकया हमारी एक सब्सक्राइबर के साथ पेश आया जो मुसलसल 7 रातों तक एक ही टाइम पर उनके साथ वाकयात होते। रात के 1:45 पर आँख खुद ब खुद खुल जाती। घर वही होता, कमरा वही होता, मगर सब लोग गायब होते। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा और ऐसा एहसास जैसे कोई देख रहा। अगर आप अकेले सुन रहे हैं तो बेहतर है कि लाइट ऑन रखें, और अगर दिल कमजोर है तो आयतुल कुर्सी पढ़कर सुने। जो वाकयात मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये जिंदा इंसान जिनके साथ ये वाकयात हो चुके हैं, और ऐसे खौफनाक वाकयात जिन्हें सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। ऐसी ऐसी खौफनाक स्टोरीज आती, और आप यकीन जाने प्राइवेसी की वजह से मैं कुछ चीजें आपसे शेयर नहीं कर सकता, वरना लोग मुझसे ऐसी ऐसी डिटेल शेयर करते हैं कि अगर मैं उनकी परमिशन होती और आपसे शेयर कर देता तो शायद ये स्टोरी सुनने का जुनून आपका खत्म ही हो जाता। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आयतुल कुर्सी एहसार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, इनके बारे में जिक्र करते हैं, अब चूंकि ये दिखाई तो नहीं देती लेकिन ये हमारे बहुत करीब आ जाती, इनका भी इंटरेस्ट बढ़ता है कि हमारे बारे में बात हो रही। तो मैं डरा नहीं रहा, लेकिन आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हिसार कर लें। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वद्दान भाई, मैं सलाम नहीं बता सकती, आप मुझे उमल सन कह लीजिएगा। ये बात उस वक्त की है जो मैं 10वीं क्लास में थी। आज मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, इंडोनेशिया में MBBS कर रहे हैं, लेकिन ये एक हफ्ता, ये 7 रातें आज भी मेरे जहन के अंदर ऐसे पड़ी हैं जैसे किसी बंद कमरे में धुआं भर गया हो और खिड़की ना खुले। मेरा घर छोटा सा था मगर पुराने अंदाज का, जैसे पुराने वक्तों में घरों की साख्त होती। घर में दाखिल हो तो पहले सहन के एक साइड पर किचन, दूसरी तरफ वॉशरूम, बाथ, फिर सीढ़ी और ऊपर एक फ्लोर, इस पर सिर्फ एक रूम और बाकी छत ओपन। छत के इर्द गिर्द छोटी छोटी दीवारें थी, इतनी कि बंदा खड़ा होकर बाहर देख सके, लेकिन इतनी नहीं कि महफूज महसूस हो। और सबसे अहम बात, हमारे घर के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान था। ऐसा कब्रिस्तान जो नया नहीं पुराना था, जिसमें कब्रें बेतरतीब सी लगती थी, जैसे वक्त ने उन्हें सीधा रखना छोड़ दिया। रात को अगर छत पर खड़े होकर देखें तो कब्रिस्तान बिल्कुल साफ नजर आता था, और सर्दियों की रातों में जब हल्की धुंध उतरती तो कब्रें और भी करीब लगती थी। उस घर में हम 4 लोग रहते थे, मैं, मेरा भाई, अम्मी, अब्बू। और उसी घर में सबसे पहले जो चीज गलत हुई वो लड़ाइयों की सूरत में शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता अम्मी अब्बू के झगड़े बढ़ने लगे, ऐसे झगड़े जिनकी कोई वाज़ेह वजह नहीं होती थी, मगर माहौल में एक मुस्तकिल सी चुभन रहती थी। अभी अब्बू ऊपर चले जाते, अम्मी नीचे कमरे में रहती, और हम अम्मी के साथ। फिर कुछ दिन ऐसा गुजरता जैसे घर में सांस लेने की जगह कम हो रही हो। फिर एक दिन घर वालों ने किसी को बुलाया। एक बाबा जी थे, आलिम थे, लोग उन्हें बहुत समझदार कहते थे। इन्होंने घर में देखा, बात की और कहा ये इख्तिलाफ आम नहीं है, ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिसका जिक्र कुरान में आता है। मियां बीवी के दरमियान नफरत और इख्तिलाफ डाल दिया जाता है। मैं उस वक्त मेडिकल की तालिबा थी, मगर इतनी समझ रखती थी इंसान का दिमाग खौफ के माहौल में अजीब खेल खेलता है। लेकिन फिर भी जब बड़ों की जुबान से ऐसी बात निकले और सामने कब्रिस्तान हो तो जहन खुद ब खुद हर चीज को और ज्यादा गहरा कर देता है। उसी दौरान अम्मी अब्बू की सुलह भी हो गई। 2-3 दिन माहौल बेहतर रहा। हमें लगा शायद बात खत्म हो गई, मगर असल बात उसके बाद शुरू हुई। हमारे घर में सोने का तरीका बड़ा सादा था। हम सब नीचे वाले बड़े कमरे में सोते थे। एक तरफ बेड था जहाँ अम्मी अब्बू और मेरा भाई सोते थे, और बेड के साथ सोफों के पास चारपाइयां थी। मैं अमूमन वहीं सोती थी। रात को हम सिर्फ सहन की लाइट ऑन रखते थे, बाकी सब बंद। वो एक ही बल्ब पूरे घर में हल्की रोशनी फैला देता था, जैसे मध्यम सा साया पूरे कमरे में तैरता है। सर्दियां थी, और सर्दियों में जब रात को पसीना आए तो पसीना आम नहीं लगता, जिस्म को जैसे अंदर से घबराहट लगी। उसी तरह एक रात मैं सो रही थी कि अचानक मेरी आंख खुली। मेरे पूरे जिस्म में पसीना था, जैसे मैं दौड़ कर आई हूँ। हालांकि मैं लेटी हुई थी। मेरे हलक में अजीब सी खुश्की थी, और जो पहली चीज मैंने महसूस की वो ये थी कि कमरे के अंदर धुंध है। जी हाँ, धुंध। मैंने पहले सोचा शायद मेरी आंखों पर नींद की तह है, शायद सांस की वजह से ऐसा लग रहा। मैंने पलकें जोर से झपकाई।
हाथ से आंखें मिली मगर धुंध वहीं थी। कमरे की हवा ऐसी लग रही थी जैसे नमी और ठंड एक साथ अंदर घुस आई। जबकि नीचे वाला हिस्सा बंद था, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद। फिर ये धुंध अंदर कैसे? रोशनी भी अजीब थी। सहन वाला बल्ब ऑन था, लेकिन ये रोशनी उस जैसी नहीं लग रही थी। हल्की हल्की बेजान सी रोशनी थी, जैसे किसी ने चिराग को दूर से दिखाकर चुबा दिया। मैंने फौरन अपनी राइट साइड पर बेड की तरफ देखा और मेरा दिल वहीं रुक गया। बेड खाली था। अम्मी नहीं थी, अब्बू नहीं थे, मेरा भाई भी नहीं था। एक लम्हे को मैंने सोचा शायद वो वॉशरूम गए हो, शायद किचन की तरफ हो, मगर तीनों एक साथ इतनी रात को, और वो भी बिल्कुल खामोशी से। कमरे में इतना सन्नाटा था कि मैं अपने दिल की धड़कन सुन रही थी। और फिर घड़ी, बेड वाली दीवार के ऊपर एक बड़ा सा क्लॉक था। मैंने नजर उठाकर देखा तो वही टिक 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 मेरे कानों में ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई मेरे खोपड़ी के अंदर चल रहा। टाइम था 1:45। दान भाई अब तो तसव्वुर कर, रात के 1:45। सामने कब्रिस्तान, कमरे में धुंध, अजीब रोशनी और अचानक अपने माँ बाप और भाई का यूं गायब हो जाना। मेरा दिमाग एक सेकंड में 100 बातें सोच गया। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर वजन रख दिया। सांस अंदर जा रही थी मगर पूरी नहीं, जैसे हवा गले में फंस रही है। मैं चीखना चाहती थी मगर आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा नहीं कि मैं बेहोश थी या ख्वाब में थी, मैं होश में थी। मैं चारपाई का बान, अपनी चादर की खुरदरी सी टच, सब महसूस हो रहा, लेकिन मेरा जिस्म जैसे मेरा साथ नहीं दे रहा था। उसी लम्हे मुझे ख्याल आया स्लीप पैरालिसिस, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि कभी कभी नींद में आदमी जाग जाता है मगर जिस्म हिल नहीं पाता। दिल जोर जोर से धड़कता है, सांस भारी हो जाती है और ज़हन माहौल को और खौफनाक बना देता है। मैंने खुद को जबरदस्ती समझाया, हो सकता है ये वही हो, बस पुरसुकून रहो। मैंने कलमा पढ़ने की कोशिश की, लब हिले मगर आवाज अंदर ही अंदर रह गई। मैंने दोबारा बेड की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ, फिर कमरे के कोने में, मगर धुंध इतनी थी कि कमरे में दीवारें भी साफ नहीं दिख रही थी। और फिर एक और अजीब बात, मुझे सर्दी नहीं लग रही थी। हालांकि सर्दी में अगर इतनी धुंध हो तो सर्दी लाजमी लगती है, लेकिन उस रात मुझे सिर्फ एक चीज लग रही थी। मैं घड़ी की टिक टिक सुन रही थी और वक्त जैसे चल ही नहीं रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी पलकें भारी होने लगी। मैंने जोर लगाकर आंखें खुली रखने की कोशिश की मगर जैसे किसी ने अंदर से स्विच ऑफ कर दिया और ठीक 2 बजे मेरी आंखें बंद हो गई। सुबह में उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। अम्मी अब्बू उसी बेड पर सोए हुए थे, मेरा भाई भी वही था। घर वैसा ही था जैसे हर रोज होता है। धुंध नहीं, अजीब रोशनी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने दिल में कहा कि शायद वाकई में स्लीप पैरालिसिस था, मैंने वहम किया होगा। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मसला ये था अदनान भाई, ये सिर्फ एक रात नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। पहली रात के बाद मैंने खुद को समझा लिया था कि शायद सिर्फ नींद का मसला था। इंसान जब डरा हुआ हो, घर का माहौल पहले से खराब रहा हो और ज़हन दबाव में हो तो दिमाग खुद भी अजीब मंजर बना लेता। मैंने यही सोचकर बात खत्म कर दी। मगर अगली रात जब मैं सोई तो दिल के अंदर कहीं एक हल्का सा खौफ मौजूद था। ऐसा खौफ जिसकी वजह इंसान को खुद भी मालूम ना, मगर वो साथ साथ चलता रहता। रात को पता नहीं कितने बजे नींद आई और फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने आंखें खोली तो सबसे पहले वही एहसास, जिस्म पर पसीना, हलक खुश्क और कमरे की हवा मामूल से मुख्तलिफ। मैंने फौरन घड़ी की तरफ देखा, 1:45। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। इस बार मुझे पहले से अंदाजा था कि अगला मंजर क्या होगा और शायद इसीलिए डर पहले से ज्यादा था। मैंने आहिस्ता से अपनी नजरें दाएं तरफ मोड़ी। बेड खाली था, अम्मी अब्बू भाई कोई भी नहीं। इस बार मेरे अंदर पहले जैसी सुन हो जाने वाली कैफियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा खौफ था जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। आंखों में पानी आना शुरू हो गया। अलग कितना खुश्क था, कमरे में वही धुंध थी, मगर अब मुझे लग रहा था जैसे वो सिर्फ नजर का धोखा नहीं बल्कि वाकई कमरे में फैली हुई है। रोशनी अब वही थी, ना मुकम्मल अंधेरा, ना मुमकिन रोशनी,
जैसे वक्त रुक गया। मैंने हिम्मत की, आहिस्ता से चारपाई से उठ बैठी